Two forces each equal to F shown in the figure, their resultant is। अब ये भी करवाया हुआ है मैंने कभी। दोनों की टेल को मिला लो पहले। अब इसकी टेल नहीं मिली हुई है, देखो अगर इसका हेड देखोगे वो इसके टेल से मिला हुआ है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अगर लगाओगे तो टेल मिलानी पड़ेगी। तो टेल कैसे मिलाओगे? इसे आगे की तरफ लेके चले जाओ। ये एंगल 60 था तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। देखो ये अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, रिजल्टेंट होगा ये। फाइंड आउट द रिजल्टेंट। क्या बना फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 120 so comes out to be f square plus f square 2f square cos 120। बहुत बार बताया माइनस हाफ होता है, 2 कैंसिल आउट हो गया। f square plus f square माइनस f square माइनस f square माइनस f square कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया? f। हाँ थीटा 120 है, बिल्कुल थीटा इज 120 डिग्री। ठीक है, 60 नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट करो ये वाला। क्वेश्चन में दिया क्या है? बोला है एक मोटर बोट है, इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ भाग रही है, ऐसे भाग रही है नॉर्थ की तरफ। एंड द वाटर करंट, किसमें? वाटर करंट मतलब पानी में भाग रही है। एंड वाटर करंट इन दिस रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होगा? ये है साउथ और ईस्ट है इस तरफ। तो वाटर करंट किस तरफ दौड़ रहा है? ऐसे दौड़ रहा है, देखो ऐसे। साउथ, साउथ तो ये हो गया ना, ये साउथ है। तो ईस्ट ऑफ साउथ क्या होगा? इस तरफ होगा ईस्ट ऑफ साउथ। कितने 60 डिग्री पे, और पानी यहां बह रहा है। ठीक है ना, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ वाटर, ध्यान देना। तो बताओ बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर पानी स्टैटिक रहता ना, इफ वाटर इज स्टैटिक, अगर वाटर जो है स्टैटिक रहता या स्टिल रहता, तो आप किस तरफ दौड़ते? आप इस तरफ ही दौड़ रहे होते, क्योंकि पानी स्टिल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब पानी भी मूव करना स्टार्ट कर दे तो आप किधर भागोगे? दोनों का रिजल्टेंस, दोनों के रिजल्टेंट, जहां पे दोनों का रिजल्टेंट आएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ये आपको रेगुलर लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी समझ में आना चाहिए। आप कहां जाओगे? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस तरफ आएगा, मतलब आप इस तरफ जाओगे ऐसे। ठीक है, वैसे ये सम जो है ना, ये भी आएंगे आगे चल के। ठीक है, जब मैं मोशन इन प्लेन करवाऊंगा वहां पे ये सम आएंगे। बस अभी आप क्या निकाल दो,
इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दो, आप इस तरफ दौड़ रहे होगे, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है ऑफ बोट निकालनी है। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है ना? दोनों की टेल को मिलाया हुआ है, देखो दोनों की टेल को मिलाया हुआ है वेक्टर्स की। ये एंगल 60 है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। क्या आंसर आ रहा है? 5 रूट 19। 5√19। 5 रूट 19 कितना होगा? 20 है आसपास। है ना? 20 के आसपास होगा। 10 का स्क्वायर तो 20 से बड़ा आएगा। 20 से बड़ा आएगा लगभग, है ना? 20 10 25 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 25 एंड कॉस 120 क्या होता है? माइनस हाफ, है ना? तो 2 गया, ये आएगा 100, 625 माइनस 250। 21.5 आ रहा है सर। हाँ ठीक है। 725 माइनस 250 दैट इज 475। ठीक है, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 21.9 किलोमीटर पर आवर। क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो यही लग रहा है। देखो आप ना एक और तरीके से निकाल सकते थे। आप बोलोगे कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी आपको, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। ऑल्टरनेट मेथड जरा मुझे बताओ कैसे करते थे? ऑल्टरनेट रिजॉल्व मेथड क्या था? क्या था? याद है किसी को? ऑल्टरनेट मेथड क्या था? एक और मेथड बताया था, रिजॉल्व करके करना। आदत तो उससे ही डालो। यस सर। ये 25 है। रिजॉल्व वाले से थोड़ा लंबा पड़ेगा ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो लग रहा है हमें लंबा पड़ेगा, लेकिन उससे क्या है, डायरेक्शन पता चल जाती है। वरना क्या है, यहाँ पे अब मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन निकालो, तो आप टेन बीटा का फॉर्मूला लगाओगे, एग्जैक्टली पता तो नहीं चल पाएगा ना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पता चल जाता है। तो 10 का ये कंपोनेंट क्या होगा? ये 60 डिग्री है, 10 cos 60। 10 cos 60, और ये हो जाएगा 10 sin 60। So this is 25, 10 cos 60 is 5 only, 5 और ये कितना हो गया? 5 5 रूट रूट 3। 3। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो 25 और 5 का रिजल्टेंट कितना आया? 20 ऊपर की तरफ, और ये है 5 रूट 3। आवाज प्लीज बैकग्राउंड बंद कर दीजिए अपना। ये एंगल थीटा निकल जाएगा। रिजल्टेंट देखो कितना आया? रिजल्टेंट आया आपका 20 का स्क्वायर 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, 400 प्लस 75, 475 का रूट। तो देखो थोड़ा इजी पड़ गया, इतना बड़ा भी नहीं है। और टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा आएगा 20 बाय, ये 20 हो गया, 20 बाय 5 रूट 3, 4 से गया 4 बाय रूट 3। तो देखो इससे डायरेक्शन भी निकल जाती है, इसका फायदा ये होता है। सर अगर हम वो tan थीटा वाला फॉर्मूला से करेंगे तब भी वैसे ही आएगा? हाँ सर फिर ये एक्स एक्सिस से कितने रहेगा डिस्टेंस पे? हाँ, सर इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस से? एक्स एक्सिस से ये होगा ना, ये वाला एंगल देखो, ये है एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो एंगल होगा 10 इनवर्स 4 बाय रूट 3। अब ये आपको निकालना पड़ेगा। रूट 3 की जो वैल्यू है वो अगर याद वो होगा लगभग कितनी होती है? 1.73।
1.73 है ना, तो 1.73 4 से डिवाइड करोगे तो ये 45 से तो ज्यादा ही आएगा, 45 से तो ज्यादा ही आने वाला है। तो अब इसमें एग्जैक्टली दिया नहीं है कि जो फाई एंगल है ये किससे है, तो जहां तक मेरा ख्याल है ना, फाई एंगल जो है ना वो इससे है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि ये 20 है और ये 5√3 है, ये एंगल ना ऐसे आएगा, देखो ऐसे भागेगा ये जो बोट है ना, ये जो बोट होगी आपकी वो इस तरफ जा रही होगी, ये वाला जो एंगल है ये 45 से ज्यादा आएगा क्योंकि यही थीटा है ना। देखो ये 45 से ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 4/1/7 1.73 ये 1 से ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 होता तो 45 डिग्री होता, और क्योंकि ये 1 से ज्यादा है तो ये ग्रेटर देन 45 आएगा। तो इस एंगल की बात हो रही है मेरे ख्याल से, इस एंगल की बात हो रही होगी। ये एंगल है फाई जो 39 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है? ये समझ में आया कुछ? यस सर। साइन फाई दिया हुआ है इसमें, साइन फाई, बट एग्जैक्टली जो है साइन फाई नहीं दिया जाना चाहिए, टेन फाई दिया जाना है, तो इन्होंने साइन फाई दिया हुआ है, तो टेन फाई से आप साइन फाई निकाल लेना, ठीक है ना। मेनली जो न्यूमेरिकल्स में जो एंगल दिया जाता है वो साइन में नहीं दिया जाता, टेन में दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो देखो मैं दोनों मेथड आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ऑल्टरनेट मेथड और जो रेगुलर मेथड है दोनों बताते चल रहा हूँ, ताकि जब सम आए तो आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो ये करके बता दो फिर मैं आगे चलूंगा, ये वाला करके बताओ, बाकी कल देखेंगे, एक दो सम और है बाकी कल देखेंगे, फिर आगे चलूंगा मैं, ये बता दो जरा। हो गया सर। हो गया? चलो मैं एक बार समझा देता हूं उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। देखो क्या दिया हुआ है, a particle slide with the speed of 3 meter per second at p. When it reaches q it acquires a speed of 4 meter per second. After describing an angle of 60 degree at o, find out the change in the velocity of particle between p and q. Assume the path followed by the particle is circular. तो देखो ऐसा है कुछ, ऐसे सोचो कि एक स्लाइड है, ऐसे सर्कुलर स्लाइड है, तो ये पॉइंट है P, तो बोल रहा है पार्टिकल स्लाइड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट P। यहां पे ऐसे सोचो कि ये इधर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है स्लाइड है तो स्लाइड पार्टिकल कैसे करेगा, इसी के पाथ के अराउंड तो करेगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, ऐसे सोच लो।
व्हेन इट रीचेस Q, ये Q पॉइंट है, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ेगी, तो इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे स्पीड है इस तरफ, मतलब वेलोसिटी है इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट O, O ऐसे सोच लो कि सेंटर है यहां पे, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है फाइंड आउट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। ध्यान देना, ये स्पीड है जो मैंने दे रखी है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा इफ द पाथ फॉलोड इज सर्कुलर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। कौन मुझे बताएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? VQ वेक्टर माइनस VP वेक्टर। प्लीज ऐसे मत लिख देना सर 4 - 3 आंसर है 1, ये गलत हो गया। आया समझ में? यस, प्लीज ऐसे मत करना कि सर 4 - 1, दिस इज द चेंज, दिस इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के तरीके से आपको चेंज निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये जो मैंने बोला है? डू नॉट यूज 4 - 3 = 1, this is not possible. This is not possible for speed, ठीक है ना, सॉरी वेलोसिटी। यार आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। आप ये मत कर देना जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 - 3 = 1, ऐसा नहीं होता है। ये चेंज इन स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, वो होगा VQ वेक्टर माइनस VP वेक्टर। वेक्टर वेक्टर का डिफरेंस है ये। तो इसको आप सॉल्व कैसे करें? तो ये मैंने तरीका बताया था आपको, क्या करना है, VQ में आप क्या ऐड कर रहे हो? माइनस VP वेक्टर, ऐसे सोचना है आपको। VQ में माइनस VP वेक्टर ऐड कर रहे हो। अब वेक्टर्स बना लो पहले तो। देखो VP वेक्टर था ये, और VQ वेक्टर है ये। आप VQ वेक्टर को ट्रांसलेट करते हुए इधर ले आओ ऐसे। अगर आप इसे ट्रांसलेट करके यहां ले आओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, दिख रहा है? ऐसे ट्रांसलेट करते हुए ले आना। अब कौन मुझे बताएगा आगे कैसे प्रोसीड करूं मैं? कौन बताएगा प्लीज? ये एंगल कितना है, चलो ये बताओ, ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री होगा, ये तो समझ में आ रहा 60। है? आया? यस सर। तो मैं किसको ऐड कर रहा हूं? VQ और माइनस VP को। तो माइनस माइनस VP होगा ये पीछे की तरफ। 120 डिग्री। हाँ, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। ये है आपका क्या? डेल्टा V। मतलब VQ और माइनस VP का जो सम है वही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी कौन मुझे जो है सॉल्व करके बताए? √13। √13। VQ का स्क्वायर VP का स्क्वायर 2 VQ VP cos 120।
ये है आंसर। नाउ वैल्यू पुट कर दो। VQ का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और VP का मैग्नीट्यूड है 3, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 120 माइनस हाफ 2 to cancel out 16 plus 9 minus 12 25 minus 12 root 13। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको समझ के करना है। ये प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि मैं करवाता जा रहा हूं करवाते जा रहा हूं। मैं करवाते जाऊंगा, मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, और ऐसा नहीं है 100 क्वेश्चन करवाते करवाते आपको समझ में आने भी लग जाएगा। लेकिन बेटर ये है कि आप प्रैक्टिस करो। मैं ज्यादा से ज्यादा 30 40 50 क्वेश्चंस करवा सकता हूं। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ओके चलो, अब मैं आगे चल रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट पे। ये भी कंप्लीट कर लेता हूं अभी। वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस उसमें मुझे मेन वेक्टर जो है वही बताना है। मेन वेक्टर प्रोडक्ट जो जनरली क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा यूज होगा, वही ज्यादा बताना है एक्चुअल में। चलो फिर भी देख लो वेक्टर प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर के ना, वेक्टर को आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड, जब आप ए डॉट बी देते हो तो उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको एक और नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। और एक और होता है ए क्रॉस बी। ध्यान देना यहाँ पे डॉट और क्रॉस, जब आप एल्जेब्रा करते हो तो डॉट एंड क्रॉस सेम माने जाते हैं, लेकिन वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस अलग अलग है। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे किसी भी दो वेक्टर का, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और जब आप वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, और इसको एक और नाम दिया गया है। इसको ना मैं वेक्टर प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोल रहा हूं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख रहा हूं। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल। तो अब मैं एक एक करके ले रहा हूं, थोड़ा जल्दी होगा तो ढंग से समझना इसे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा, ये आपने किया हुआ है, और आपने किया हुआ है, मेनली मुझे इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ए डॉट बी is called the scalar product if two vectors are used, then dot product of these vectors gives a scalar quantity। हमेशा याद रखना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कभी किया होगा वर्क डन निकालो होगा, किसी को याद है वर्क डन क्या था? यस सर, एफ डी कॉस। एफ डी कॉस थीटा, है ना। एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था। तो बहुत जगह आएगा, इस साल भी आएगा, ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट बहुत जगह आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डी डी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एफ इज अ फोर्स वेक्टर और वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो बताओ कि स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो बताओ क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ध्यान देना क्या होता है, आप ए का मैग्नीट्यूड लोगे, बी का मैग्नीट्यूड लोगे एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अब आप दिमाग में यूज करो, दिमाग में सोचो कि ये क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको पहले दोनों वेक्टर के टेल को मिलाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा थीटा, वो यहां पे यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? थीटा इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ध्यान देना। थीटा इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जॉइन दी, यहां लिख रहा हूं प्रोसेस, जॉइन दी टेल ऑफ बोथ वेक्टर एंड टेक द स्मॉल एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके, नाउ अब थोड़ा ध्यान दो, एक और चीज देखो। कई बार क्या होता है कि ए वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस फॉर्म में दिया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा। और बी वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो जरा मुझे बताएगा कोई, ए डॉट बी कैसे निकालोगे आप? सर ए इंटू बी। याद नहीं है? किसी को याद है कैसे करते हैं? एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो अलग से, y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, z कंपोनेंट को अलग से मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो। याद है ये? यस सर। यस सर। देखो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसमें, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इसका इतना यूज नहीं है। आप जो है सीधा, अगर दो वेक्टर दिए जाएं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको a वेक्टर दिया जाए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर दिया जाए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बोला जाए a डॉट b निकालो, तो कुछ नहीं करना। x कंपोनेंट देखो, इसका 1 और 1 है, 1 इंटू 1 कर दो। इसका y कंपोनेंट है -2, इसका है 3, मल्टीप्लाई कर देना। इसका है 3, इसका है 4, तीनों को ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है। तो आ जाएगा 1, ये माइनस बाहर जाएगा, माइनस हो जाएगा -6 प्लस 12। तो आंसर आया -5 प्लस 12 यानी कि 7। दैट्स इट, इतना काम करना है और कुछ नहीं करना आपको। सर इसके बीच में जो एंगल होगा उसको कंसीडर नहीं करते क्या? बेटा देखो ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इस क्वेश्चन में, इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान दो। अब देखो एक और करवा रहा हूं, इसी में ध्यान देना, एक और एग्जांपल करवा रहा हूं। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब बताओ ए डॉट बी क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो cos 60। तो आंसर आया 6 इंटू हाफ 3। दोनों में क्या अंतर है? इसमें ए और बी वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जब वेक्टर फॉर्म में दिए जाएंगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इस तरीके से।
लेकिन क्या इसमें वेक्टर फॉर्म में दिए हैं? नहीं, इसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए और एंगल दिया जाए तो आप इस तरीके से करोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। यस सर, समझ गए। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि सर इसको यूज करके ऐसे लगाओ ना, ऐसे लेके आओ ना, तो मैं बोलूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूं, आपको बड़े मेथड से ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना है कि करोगे क्या। मैं यहां पे लिख देता हूं नोट में लिख रहा हूं, इफ द मैग्नीट्यूड of both vector and angle between both vectors are given, अगर दिया जाए तो फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे? a डॉट बी, आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा, ये लगाओगे। बट if the a and b vectors are given only, तो फिर ये यूज करोगे। आया समझ में? यस सर। नहीं आया? दोनों में अंतर है, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, कल वेक्टर प्रोडक्ट करवाऊंगा, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, बस कल खत्म करके फिर हम स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए, वेक्टर में मैंने बहुत कुछ करवा दिया है आपको, बहुत कुछ करवा दिया है। इतना आपको क्या क्या आना चाहिए मैं पहले ही बता देता हूं। आपको कितने भी वेक्टर्स दिए जाएं, 10 वेक्टर दिए जाएं और बोला जाए कि उनका वेक्टर सब निकालो, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट आना चाहिए आपको निकालना। रिजॉल्व करना आना चाहिए फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आना चाहिए आपको, पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए। ये सब चीजें जब आपको पता है तो क्या है कि फिर बहुत इजी काम हो जाता है, इजी पड़ जाता है चीजें, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, फिर मैं धड़ाधड़ जो है चीजें करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको वेक्टर्स का सम ही नहीं पता है कैसे निकालते हैं, फिर आपको रिजॉल्व तो आ जाता है चलो मैक्सिमम लोगों को, फिर आपको ये नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले वो करवाओ फिर आगे चलो, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बीच में क्या है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट निकल जाते हैं, प्लीज मत निकला करो, क्योंकि क्या है कि अब नहीं सीखोगे ना तो आगे भी नहीं सीख पाओगे, तो प्लीज मत निकला करो। क्या होता है कि जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना तो बच्चा सोचता है कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये सब। देखो अब आपने साइंस ले तो ली है, तो साइंस ले रखी है तो साइंस पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, 5 बजे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो स्टार्ट, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट वी विल गिव 2 प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है ना, प्रॉब्लम जो मैं दूंगा वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, 5 बजे स्टार्ट करेंगे।